हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है येस बैंक का शेयर। और आप सभी को पता है येस बैंक काफ़ी सुर्खियों में है आजकल कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मल्टी बैगर हो जाएगा ये, इतने बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग ले रखी है। तो देखिए, आज हम यही सब डाउट क्लियर करने के लिए इसमें बात कर रहे हैं। फंडामेंटल के बारे में तो हम बात करेंगे वैसे, पर फंडामेंटल तकरीबन सभी को पता है कि इसके बैंक के कैसे हैं और कुछ टाइम से कैसे चल रहे हैं। और बाकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा इसके बारे में, और आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिटेल निवेशक ज़्यादा फंसा हुआ है इसमें, काफ़ी हाई प्राइस पे लेके वो फंस रखा है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे हम। देखिए, तो देखिए येस बैंक की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। 16 साल इस बैंक को हो चुके हैं। और आपको पता होगा राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों पार्टनर थे इस बैंक में। और फोर्थ लार्जेस्ट बैंक हो गया था ये उस टाइम में अपने इंडिया का। और इसके अलग से फीमेल ब्रांच भी थी एक। आपको पता होगा इस बैंक के बारे में, अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। और जो अशोक कपूर थे, आपको पता है ताज होटल में प्रॉब्लम हुई थी जब 26/11 में, जब बम ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें जो अशोक कपूर जी थे वो मारे गए थे। और उसके बाद राणा कपूर जी के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चली थी इनकी वाइफ की, मधु कपूर जी की फाइट हुई थी। क्योंकि वो अपनी जो उनकी डॉटर थी वो चाहती थी कि वो उसमें शामिल हो जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो राणा कपूर जी ने इस बात के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद ये काफ़ी लड़ाई चली थी। उसके बाद ये मुंबई हाई कोर्ट में गई थी। मुंबई हाई कोर्ट के बाद राणा कपूर जी का, आपको पता है कि राणा कपूर जी ये केस जीत गए थे। और उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने रणवीर गिल जी को न्यू एमडी बनाया था येस बैंक में। और आपको पता है उस टाइम में जब ये बैंक काफ़ी अच्छा चल रहा था, उस टाइम में ये बैंक के जो एसेट थे वो 3 लाख करोड़ के पार जा चुके थे। और इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी हाई जा चुका है, आपको पता है। और मेन जो बात है, जो इस बैंक में प्रॉब्लम आई थी वो आई थी इसकी बैलेंस शीट और इसके एनपीए के लिए। आपको पता है राणा कपूर जी की जो पकड़ थी वो कॉर्पोरेट जगत में ज़्यादा थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा थी। तो राणा कपूर जी ने क्या डिसाइड किया कि वो जो लोन है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा बांटेंगे। और आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जब उन्होंने लोन बांटा था वो 2008 की बात है, 7 या 8 की बात है। और 2008-7 के करीब आप सभी को पता है कि काफ़ी तकड़ी मंदी आई थी, जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन गई थी, जिसके कारण डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था। बट जो येस बैंक है वो एक्चुअली में वो खुद के एनपीए दिखा नहीं रहा था, प्रॉपर शो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एनपीए जो शो नहीं कर रहे थे और कॉर्पोरेट जो सेक्टर थे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे बैंक में लोन। तो जो राणा कपूर जी को है, येस बैंक को मेनली, येस बैंक को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था एनपीएस के जब सामने आए थे। और आपको पता है कि 2008 में तो सारी जगह पे ही मंदी आई थी, जिसके कारण येस बैंक के जो डिफ़ॉल्टर थे बैंक को लोन लेने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कॉर्पोरेट उसमें सेक्टर में। और उसके बाद राणा कपूर जी की प्रॉब्लम आई थी इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने जो इस बैंक के जो एनपीए थे वो छुपा के रखे, मेनली सभी से छुपा के रखे जो इसमें होल्डिंग करते थे, जो भी थे रिटेल निवेशकों को। तो देखो इस बात का पता ही नहीं चलता है, जब तक उन तक खबर आती है वो लॉस कर चुके होते हैं बहुत बड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये खबर आई कि एनपीए डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इतना वो नहीं हुआ है, इतना लॉस नहीं हुआ है, बट वो बाद में पता लगा, सारी की सारी बात जब निकल के आई बाहर। तो उसके बाद क्या हुआ कि 31 जनवरी को राणा कपूर जी को आरबीआई की तरफ से आया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, ये अपना जो पद है वो छोड़ दें, राणा कपूर जी का। और आपको पता है कि ये बैंक था जो वो सबसे बढ़िया बैंक था इंटरेस्ट पे करने में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता था उस वक्त में अपने बैंक में कस्टमरों को। और उसके बाद फिर जब आरबीआई ने राणा कपूर जी को कहा कि आप ये छोड़ के जाओ जिस पद को, तो उसके बाद आपको पता है प्रमोटर की जो होल्डिंग है बड़ी जल्दी से कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी प्रमोटरों की होल्डिंग। और जब प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई थी तो ये बैंक काफ़ी बड़े संकट में आ गया था, क्योंकि इसके पास प्रॉपर जो सर्वाइव था ये बैंक कर ही नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा इसमें बैंक में प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसके बाद आरबीआई ने बैंक को बचाने के लिए, आपको पता है बैंक अगर एक बैंक डिफ़ॉल्ट करता है प्राइवेट बैंक, तो आपको पता है कि लोगों का भरोसा हट जाता है। और भी बैंक प्राइवेट थे, तो उन्होंने सब आरबीआई ने बात बूत करके सभी से, एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, इन सब ने मिलकर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करी। मैं आपको दिखाया था उसकी इन्वेस्टमेंट, ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 4.78%, बंधन बैंक, द फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब ने इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में होल्डिंग की। और आपको पता है कि ये न्यूज़ भी आई थी कि इसमें जो भी होल्डिंग करता है वो अपनी 75% जो होल्डिंग है वो सेल नहीं कर सकता, 3 साल तक लॉकिंग पीरियड है इसमें।
आप सभी को पता होगा, न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी। तो 3 साल की लॉकिंग पीरियड के साथ और इतने बड़े-बड़े बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी इसे बचाने के लिए, तो रिटेल का जो भरोसा था वो जाग गया। रिटेल ने सोचा है कि हाँ, काफ़ी लो प्राइस पे है। उस टाइम जब ये इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, उस टाइम इसका 25-26 रुपये प्राइस चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, तो इतने बड़े-बड़े बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी, तो उसका प्राइस कोई सस्टेन हुआ। ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट वाली, वो 13 मार्च को न्यूज़ आई थी और 18 मार्च को इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। इसका प्राइस जो था वो 60-70 रुपये के करीब पहुँच गया, प्लस ही पहुँच गया था। तो देखिए कि जब ये प्लस पहुँचा, जो बैंकों ने होल्डिंग की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, इसमें जो खबर आई थी वो 13 मार्च के करीब आई थी। 13 मार्च के करीब वो न्यूज़ आई थी और 13 मार्च के टाइम जो इसका जो प्राइस था वो 26, 25, 30 के बीच-बीच में था और उसके बाद ये जब गया था, हाईएस्ट प्राइस गया था इसका 60-70 रुपये गया था। तो आप देखिए कि उसके बाद उसके ठीक 31 मार्च को आप दोबारा से इसकी जो डिटेल है वो देख सकते हो पूरी की पूरी। उसके बाद जो बैंक थे, मैं आपको बैंक की होल्डिंग बता देता हूँ। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने 3.98% की जो होल्डिंग की थी और आपको पता है कि 100, जैसे आपने 100 शेयर ले रखे हैं तो आप 25% शेयर जो है सेल कर सकते हो, लेकिन 75% नहीं कर सकते हो। तो रिटेल निवेशक का कितनी को होल्डिंग कर लेगा आप? 10,000, लाख, 50,000 की, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की। तो देखिए जो बैंक है, ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये बड़ी-बड़ी होल्डिंग करते हैं। तो बड़ी-बड़ी होल्डिंग का मतलब ये है कि अगर ये 25% भी इन्होंने अगर 22-23 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा होगा ये शेयर, और इन्होंने जो सेल किया होगा वो 60-70 रुपये के प्राइस पे सेल किया होगा 25% ही, तो ये अपना बाकी का 75% प्रॉफिट उसी में से निकाल रहा है। आप ज़रा कैलकुलेशन करके देखिए। देखिए मैं कर सकता था, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको वो भी करके दिखाता। तो ये उसमें से काफ़ी प्रॉफिट निकाल रहा है। कितनी बड़ी-बड़ी होल्डिंग थी एसबीआई की, इन सब बैंकों की। तो इन्होंने क्या करा कि जब ये प्राइस बैंड काफ़ी ऊपर गया था, इसी खबर के कारण, क्योंकि रिटेल निवेशक इन्वेस्टमेंट हो गई थी इनकी, क्योंकि रिटेल निवेशकों को आया जो वो भरोसा आ गया था इस बैंक के ऊपर कि हाँ जी, ये जो बैंक है, ये इतने बड़े-बड़े बैंक जो हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये अब सर्वाइव कर सकता है ये बैंक। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि ये बैंकों ने आरबीआई के कहने पर इन्वेस्टमेंट तो करी, बट 25% जो है अपना हिस्सा वो हाई प्राइस पे सेल कर दिया। उनको तो प्रॉफिट उनका निकल गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, तो उन्होंने तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड था, तो उस टाइम में आपको पता है कि सर्वाइव करेगा थोड़ा बहुत बैंक का प्राइस, तो उनका जो होल्डिंग है वो निकल आएगी। और आपको पता है कि जो ये प्राइस उनको मिला था वो 10 रुपये के प्राइस पे मिला था। सब सारे बैंकों को 10 रुपये प्राइस पे मिला था। तो देखिए प्रॉफिट तो वहीं पे आ गया उनका, 10 रुपये के प्राइस पे ही प्रॉफिट आ गया। बट उसके बाद वो 60-70 रुपये गया था, 25% सेल कर दिया, तो उनका प्रॉफिट काफ़ी निकल आया वहीं पे। यहाँ पर रिटेल निवेशकों के साथ धोखा हुआ। सेकेंडली क्या हुआ, जब ये सस्टेन नहीं कर पाया उस प्राइस पे, जब ये नीचे आया, तो उसके बाद येस बैंक ने क्या करा कि सर्वाइव करने के लिए उसके बाद वो एफपीओ लेके आई। उसके बाद ये एफपीओ लेके आई। देखिए जो इससे पहले बैंकों ने इन्वेस्टमेंट की थी, इसमें वो की थी 12,550 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट हुई थी। और उसके बाद जब ये एफपीओ लेके आई, एफपीओ से इसका जो मेन जो इसने कलेक्ट करने थे पैसे, वो करने थे 12,000 से लेके 15,000 करोड़ के बीच में इन्होंने कलेक्ट करने थे मनी, ताकि ये सर्वाइव कर पाएँ। तो देखिए इन्होंने जो कलेक्ट करनी थी एफपीओ के द्वारा, वो उसका जो एफपीओ का जो प्राइस था वो क्या था, वो 12 रुपये था, और जो उसका प्राइस था वो 22-23 रुपये था। तो इसका जो एफपीओ आया वो 12 रुपये के प्राइस पे आया। तो आप कहोगे कि ये तो प्रॉफिट है, 12 रुपये के प्राइस पे आया है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। बट एक्चुअली में क्या हुआ, गेम फिर खेली गई, और किसके साथ खेली गई? रिटेल निवेशकों के साथ। क्या हुआ, देखिए एफपीओ आया जो, उसमें 12 से 15,000 करोड़ रुपये जो इन्होंने जो कलेक्ट करने थे इन्वेस्टरों से, इन्होंने क्या करा, एफपीओ के बाद जो जिन जिन अलॉटमेंट हुई, जिनको भी निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को, बाकियों को 12 रुपये के प्राइस पे हुई है। और उसके बाद लेकिन ये उसके एफपीओ, देखिए एफपीओ जो आता है कंपनी में, किसी भी कंपनी में आता है तो वो अच्छी बात है, वो सर्वाइव करने के लिए है, जो वो पैसे लेके आ रहे हैं एफपीओ के, और आगे कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, तो इसलिए ये पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, येस बैंक का एफपीओ के बाद प्राइस गिरी, नीचे आई जा रहा था, इसका लोअर सर्किट लग रहा था बार बार। और देखिए आपको पता है कि उसके बाद एफपीओ के प्राइस के 12 रुपये के बाद अब ये 10 रुपये 11 रुपये पे आ गया था, यानी कि एफपीओ पे जो प्राइस था उससे भी डाउन। क्यों? एक्चुअली ये अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है इसी बात पे भी, क्योंकि उस टाइम में लगातार जिसको इनसाइडिंग, जिसको पूरी की पूरी नॉलेज थी पूरी बात की, और हर बात का पता था अंदर की बात का, उसने, ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने या फिर किसी और ने, जो भी है, आपको पता है ऐसी जो खबरें हैं तकरीबन बड़े निवेशकों को ज़्यादा पता होती है, तो उन्होंने वो सेल किया, क्योंकि उनको एक्चुअली में पता था कि एफपीओ जो आया है और जो हमें दिखाया गया एफपीओ, वो एक्चुअली में जो एसबीआई की इसमें जो होल्डिंग थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो एसबीआई की जो होल्डिंग थी 48.21% थी, और जो एफपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट हुए हैं सबको, आपको पता है न्यू शेयर तो आए नहीं थे, ठीक है ना। तो इसके जो शेयर अलॉटमेंट हुए थे, वो जो एसबीआई की जो शेयर होल्डिंग थी
वो 18% कम होगी, घट गई थी। 18% जो उसकी शेयर होल्डिंग घटी है, जो उसके पास शेयर होल्डिंग कम रह गई है, 18% घटने के बाद उसके बाद 30% शेयर होल्डिंग रह गई है 48 में से। तो आपको पता है वो जो अलॉटमेंट हुई है वो रिटेल निवेशकों को हुई है, और किस प्राइस पे हुई है? 12 रुपये पे। देखिए 10 रुपये के प्राइस पे SBI या सभी बैंकों ने इसकी जो शेयर लिए थे वो लिए थे उस टाइम में, जब वो इस बैंक में होल्डिंग करनी थी, जब इन्होंने कैपिटल जुटाया था 12,550 करोड़ का 10 रुपये के प्राइस पे। और SBI बैंक ने जो है अपना 25% स्टेक नहीं बेचा था, तो इसने क्या करा, इसने अब की बार जो FPO में जो शेयर थे अपने वो 18% दिखा दिए, सेल कर दिए। किस प्राइस पे? 12 रुपये के प्राइस पे। अब आप देखिए 10 रुपये के आप शेयर लेते हो, अगर आप तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता तो यानी कि उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ। और देखिए 20% का प्रॉफिट मैं लाख या 2 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। SBI की जो इसमें होल्डिंग थी वो आपको पता हो तो 6,000 करोड़ प्लस थी, ठीक है ना जी। तो 20% आप देख लीजिए उसका कितना होता है, कितना प्रॉफिट है। अगर 25%, अगर 18% अगर इसने अपने शेयर FPO में दिखाए हैं, तो उसका 25% जो प्रॉफिट है वो आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर कौन कौन रगड़ा गया? रिटेल निवेशक रगड़ा गया। तो देखिए आप, मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ, देखिए फंडामेंटल है या न्यूज़ आ रही है, उन स्टॉक्स में आपको निवेश नहीं करना। अगर आपको निवेश करना है तो देखिए आप पूरा गेम में रहिए, पूरी पूरी प्रॉपर गेम में रहिए। अब आप पता ही है आपको किसका प्राइस कहाँ पे आ गया है, दोबारा से इसका प्राइस 12 से 11 रुपये के ऊपर आ गया है। तो अब मेरी तो सलाह यही है कि जो रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं वो इसमें एवरेज कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। देखिए सब बड़े बड़े बैंकों ने अगर होल्डिंग ले रखी है तो अपने 25% उन्होंने स्टेक अगर होल्ड करा भी है, और SBI ने अपना 18% FPO में अगर होल्ड सेल किया भी है, तो मेरे हिसाब से जो अब प्राइस है इस प्राइस पे, और अगर इससे डाउन जाता है आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि न्यूज़ तो आई रही है इसके बारे में कि हाँ जी ये अभी जाएगा 5 7 6 रुपये, जो भी प्राइस पे जाए, वैसे तो उम्मीद कम है, पर अगर अगर जाता है तो आप इसको एवरेज कीजिए और देखिए इसको ना 2 से 3 साल के टाइम पीरियड पे लॉक कीजिए। आपको क्लियर बात बताता हूँ, अगर आप इससे प्रॉफिट चाहते हो तो, और अगर आपका लॉस हो रखा है तो। नहीं तो अगर आप नए निवेशक और फ्रेश बाइंग चाहते हो तो इस स्टॉक में नहीं मत लीजिए बाइंग। आप फंडामेंटल कोई भी स्टॉक चुन लीजिए। देखिए आप BSE NSE को दोनों को मिला के 6 से 7 हज़ार शेयर हैं आप स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे फंडामेंटल में इन्वेस्ट कीजिए। आप क्यों येस बैंक में कर रहे हो जिसमें इसमें न्यूज़ आ रही है और आपको मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बता चुका हूँ। FPO आया और बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, कौन प्रॉफिट लेके गया और लॉस में कौन बैठा है। तो आप अच्छे फंडामेंटल में इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक्स में। तो अगर आप इसमें करते भी इन्वेस्टमेंट तो मेरी तो सलाह यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अपने जो, अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रखा तो ये जो प्राइस है इस पर थोड़ी क्वांटिटी, और अगर इससे डाउन जाता है तो थोड़ी उस क्वांटिटी में आप इसको बाय करके एवरेज कर लीजिए, और आपको इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना ही होगा अगर आपने अपना लॉस रिकवर करना है और इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है तो मेरी तो सलाह यही है। देखिए बाकी आपका पैसा है, क्योंकि रिटेल निवेशक, आपको पता है रिटेल निवेशक फंसता वही है। और आजकल जिस तरह मैनिपुलेट हो रहा है, जैसे प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक्स में, और जिस हो गया आलोक इंडस्ट्री में मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो मेरे उसमें। तो देखिए हर जगह पे फंस रिटेल रहा है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा अकाउंट खुले हैं, डीमेट अकाउंट है जो बहुत ज़्यादा खुले हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हैं जो रिटेल निवेशक आए हैं जिनको नॉलेज बहुत कम है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जिनको नॉलेज कम है, देखिए वो पहले नॉलेज गेन कीजिए 6 से 7 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद मार्केट में आइए। और अगर आप नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक ढूंढिए, बहुत बढ़िया स्टॉक ढूंढिए जिसमें आपको रिटर्न कम मिले, बट आपको रिटर्न जो मिलेगी वो गारंटेड मिलेगी। मैं क्वालिटी वाले काफ़ी स्टॉक डाल चुका हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने बिहाफ पे कीजिए, अपने रिस्क पे कीजिए, और अगर करते भी हो, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। बाकी अपने एनालिसिस एक बारी कर सकते हो आप। बाकी आपको इसके हिस्ट्री के बारे में मैं बता चुका हूँ, हिस्ट्री बहुत ही अच्छी, आप पता लग ही चुका होगा आपको सारे के बारे में। तो बाकी देखिए आपका पैसा है तो आप प्लीज़ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे स्टॉक में कीजिए, और अगर इसमें फंस रखे हो आप तो इसमें एवरेज करके आप इसे भूल जाइए। लेने के बाद इसे अगर लो प्राइस पे जाता है तो इसके एवरेज करके आप 3 से 4 साल के लिए इसे भूल जाइए, तो आपको रिटर्न मिल सकती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो साल, 1 साल या 1.5 साल में, तो आपको पता है कंडीशन ही बहुत ख़राब है अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से। तो बैंकों का तो आपको पता है सबसे पहले दिवाला निकलता है, और सारे बैंकों का हाल एक ही है। बाकी RBI की आपको पता ही है, स्टेबिलिटी इंडिया बैंक की जो पता ही आपको रिपोर्ट आई है, उसमें ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं वो कमर्शियल बैंकों के हैं, वो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि 14.7% है जो वो घटेंगे मार्च 21 में। मार्च जो 21 आने वाला है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो उसमें वो घटेंगे। तो आपको पता है कि जो रिज़ल्ट है वो बेकार से बेकार, जितने हो सके वो उतने बेकार आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल होने वाला है। तो येस बैंक में, ऐसे बैंकों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत देख के कीजिए,
और उसकी एक बारी पूरी की पूरी एनालिसिस करके कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और बाकी जो फंसे हैं वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, वो एवरेज कर लीजिए, और जो और अगर नीचे प्राइस पे मिलते हैं तो वो नीचे प्राइस पे इसे बाई कीजिए, एवरेज कीजिए और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनली मेरी है। और जो न्यू है, जिसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए फ़िलहाल के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो देखिए अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। और अच्छे से अच्छे स्टॉक मैं लेके आऊँगा आगे, आपको क्लियर जो बात होगी वो क्लियर बात बताऊँगा, वो भी देख सकते हो। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू लॉट, थैंक्स लॉट गाइस।